देखिए आईपीसी जो है धारा 39 से देखना है स्वेच्छा, सेक्शन 39। स्वेच्छा कह लीजिए या स्वेच्छा कह लीजिए, स्वेच्छा। स्वेच्छा स्वेच्छा क्या कहता है धारा 39 क्या कहती है? धारा 39 कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है। परिणाम मतलब जो भी उसका परिणाम निकला है, जो भी आपने एक्ट किया है, कोई काम करते हैं तो उसका जो परिणाम निकलता है उसके बारे में कह रहा है। ठीक है, जो परिणाम निकला है, जो भी काम ने एक्ट किया उसका जो भी परिणाम निकला है, ये कह रहा है कि स्वेच्छा किया मतलब जानबूझकर किया है। कब माना जाए? स्वेच्छा मतलब सीधा सीधा जानबूझकर किया है आपने। ठीक है, शॉर्ट अगर आप समझना चाहें तो ये समझ लीजिए कि जानबूझकर आपने कोई काम किया, जो परिणाम निकला है, जैसे अपन कोई काम करते हैं तो उसका जो परिणाम निकलता है, हम ये कह रहे हैं कि जी आपने जानबूझ के किया है। तो कब माना जाएगा कि आपने जानबूझकर किया है? तब माना जाएगा जब उसे उन साधनों द्वारा कारित किया जाता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था। मतलब जो भी साधन आपने इस्तेमाल किए तो उन साधनों को इस्तेमाल में करना आपका आशय था, नहीं आशय पूर्वक था। मतलब आशय पूर्वक मतलब जानबूझ के किया है, आप जानते थे कि उसका क्या परिणाम निकलेगा और उन साधनों का आपने इस्तेमाल भी किया है। ठीक है, उन साधनों द्वारा कारित किया है और जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि उनको कारित करना संभव है। तो जो भी साधन आपने इस्तेमाल किए हैं और आप जानते थे कि इसका ये सीधी सीधी बात है कि आप आशय था आपका, मतलब जानबूझ के किया आपने, और आप जानते थे कि जो भी एक्ट आप कर रहे हैं, जो भी कृत्य आप कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम निकलेगा। तो ये माना जाएगा कि उस कार्य को आपने जानबूझकर कारित किया है। उदाहरण भी लिखा है इसमें, एक क्या लिखा है इसमें कि का लूट को सुकर बनाने के लिए, सुकर मतलब आसान बनाने के लिए, का क्या कहता है? लूट को आसान बनाने के लिए, लूट को आसान बना, सुकर मतलब आसान बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए क्या करता है? शुक्र बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए गृह में रात को आग लगा देता है। वो कहता है आग लगा देता है। आग क्यों लगा रहा है? आसान बनाने के लिए कि भैया जब आग लगेगी अफरा तफरी मचेगी और ऐसी अफरा तफरी में मैं आराम से लूट कर लूंगा, ये है उसका उद्देश्य। ठीक है, कि आग लगा देते हैं, जो बस्ती है, मान लो एक नगर है, बस्ती है, शहर है, उसमें हम आग लगाएंगे, आग लगेगी, लोग बाग भगेंगे, जब लोग बाग भगेंगे तो उनको लूटना आसान हो जाएगा, आराम से लूट लेंगे, पता भी नहीं पड़ेगा कौन लूट ले गया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? शुक्र बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर में, एक बसे हुए नगर में, गृह में रात में आग लगाता है। एक बसे हुए क्या लिखा? एक बड़े नगर के एक बसे हुए गृह में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। ये कह रहा है एक घर में, नगर के एक घर में, नगर में भी हो सकता है, घर में सीधी सी मतलब है आग लगाने से है कि आप जानते थे कि भैया लूट करनी है और लूट के प्रयोजन से आपने क्या किया? एक बसे हुए घर में, मतलब जो बसे हुए घर का मतलब जहाँ लोग रहते हैं, उस घर में आपने क्या किया? आग लगा दी। इस प्रकार आग लगाता है, इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ काका आशय भले ही मृत्यु कारित करने का ना रहा हो और वह दुखित भी हो कि उसने उस कार्य से मृत्यु कारित हुई, तो भी यदि वह यह जानता था कि संभव है कि वह मृत्यु कारित कर देगा तो वह स्वेच्छा मृत्यु कारित करने का दोषी है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपने बसे हुए घर में, या ऐसे कह लीजिए जहां लोग रहते थे, और आपने लूट करने के उद्देश्य से घर में आग लगा दी और आपका हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, कोई आशय नहीं था, मतलब आशय नहीं था हत्या करने का, क्यों आशय? कोई आशय नहीं था हत्या करने, आपका आशय केवल लूट का था। काय का आशय था? लूट का। ये कह रहा है आपका आशय केवल लूट का था और आपने घर में आग लगाई केवल लूट करने के लिए। अब आपने जब घर में आग लगाई तो उसमें से कोई जल के मर गया, तो भले ही आपका जो है आशय क्या कहते हैं, हत्या कारित करने का ना रहा हो, और अगर उससे किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, भले ही आपको उसका पछतावा भी हो, तो भी ये कह रहा है ये धारा कि यदि वह जानता था कि संभाव्य परिणाम, मतलब आप जानते थे कि इसका संभाव्य परिणाम क्या हो सकता है। ये स्वाभाविक सी बात है कि आप जब घर में आग लगाओगे तो उसका परिणाम हो सकता है कि घर में कोई जल के मर जाए, ये स्वाभाविक सी बात है। और अगर आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे, भली भांति से जानते थे, तो ये कह रहा है तो उसे स्वेच्छा मृत्यु कारित की,
तो उसने क्या की, स्वेच्छा मृत्यु कारित की, मतलब जानबूझ के मृत्यु कारित की है। ये माना जाएगा कि उसने जो मृत्यु कारित की है वो जानबूझकर की है, यानी वो हत्या का दोषी माना जाएगा। या आपराधिक मानव वध में तो आएगा ही आएगा, हत्या में आएगा नहीं तो आपराधिक मानव वध में आएगा। जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से न्यायालय डिसाइड करेगा। तो माना जाएगा वो किसने क्या किया है, स्वेच्छाएं मृत्यु कारित की है। ठीक है, क्या माना जाएगा कि उसने स्वेच्छाएं मृत्यु कारित की। ये वाला उदाहरण काफी आता है, इसको ध्यान से रखना है याद। किसका, स्वेच्छा मृत्यु कारित की है तो वो मृत्यु कारित करने का दोषी होगा। ठीक, इस उदाहरण को आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये पूछा जाएगा। लूट के प्रयत्न का दोषी होगा, हत्या का होगा, इस तरीके से बना के पूछा जाएगा आपको। और थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं इसी उदाहरण को। ठीक है, तो याद रखना ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसमें वो हत्या का दोषी होगा। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है। 40 में अपराध है। ठीक है, सेक्शन 40 तो अपराध के बारे में है। सेक्शन 40 अपराध, भाई अपराध क्या होते हैं, ये भी पूछी जाती कभी कभी कि भाई अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है आईपीसी में। अपराध को धारा 40 में जो है परिभाषित किया गया है, इतना ही पूछा जाता है इसमें। भाई अपराध होता क्या है, ये कहता है इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई किसी बात का घोतक है। ये कह रहा है इस धारा के खंड 2 और 3, खंड 2 और 3 को छोड़कर पैरा में लिखा है 2 और 3 में उल्लिखित प्रावधानों के सिवाय शेष संपूर्ण संहिता में प्रयुक्त अपराध शब्द मात्र इस संहिता से दंडनीय अपराधों तक सीमित है। क्या मतलब क्या है कि कह रहा है केवल 2 और 3 को छोड़ दिया जाए, बाकी 2 और 3 को क्यों छोड़ रहा है भाई, 2 और 3 को छोड़ने वाली बात क्यों कह रहा है। एक मिनट, अपराध 2 और 3, 2 में तो ये परिभाषाएं हैं आपकी, और 3 में जी आपका जो है दंड वगैरह लिखा है, 3 में दंड वगैरह लिखे हैं, दंडों के बारे में बताया गया है, इसीलिए 2 और 3 को छोड़ करके ये कह रहा है। इस धारा, सॉरी इस धारा की नहीं, इस अध्याय की बात नहीं कह रहा, इस धारा के खंड 2 और 3 को छोड़ के कह रहा है। इस धारा के जो है खंड 2 और 3 को छोड़ के। ठीक है, बाकी जो धारा हैं वो अपराध की श्रेणी में आती हैं, और अपराध का अर्थ क्या है, दंडनीय। इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई किसी बात, इस संहिता द्वारा दंडनीय, सीधी सी बात है, संहिता द्वारा दंडनीय। कुल मिला के ऐसे सारे कृत्य जो इस संहिता के द्वारा दंडनीय वो अपराध हैं। ठीक है, जिनको दंड की व्यवस्था की गई, जिसमें सजा की व्यवस्था की गई है, वो अपराध की परिभाषा में आएंगे। एक मिनट, इसको पूरा देखने थोड़ा सा। देखिए ये कह रहा है इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्यायों अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई किसी बात का घोतक है। फिर उसके बाद अध्याय लिखे हैं, और फिर नीचे लिखा है कि अपराध शब्द उस संहिता के अधीन तस्मिन पश्चात पर यथा परिभाषित विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात का घोतक है। ये कह रहा है विशेष, दोनों दो बातें आई हैं। एक तो अपराध वो माना गया है जो एक तो एक संहिता, जो इस संहिता द्वारा दंडनीय अपराधों तक सीमित है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो संहिता तक ही सीमित होते हैं, जो संहिता तक ही, मतलब जो संहिता तक ही सीमित है, जो संहिता में जो अपराध बताए हैं उन्हीं तक सीमित हैं। दूसरे कौन से अपराध होते हैं, जो विशेष विधि वगैरह होते हैं तो उसके तहत भी जो है दंडनीय होते हैं, वो अपराधों को भी जो है दंडित बनाता है। तो कहने की बात है कि ऐसे दो, कहने की ये बात है बस कि दोनों अपराध दंडनीय है, एक तो संहिता द्वारा दंडनीय अपराध, और कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो विशेष या स्थानीय विधि के द्वारा जो है दंडनीय बनाए जाते हैं। ऐसे अपराधों, ऐसे जो अपराध है उनको भी धारा 40 के तहत क्या माना जाएगा, अपराध ही माना जाएगा। एक तो विशेष और स्थानीय विधि के अधीन आते हैं वो भी होंगे, और आईपीसी के अधीन दंडनीय अपराध वो भी होंगे। तो दोनों प्रकार के अपराधों को धारा 40 के तहत क्या माना जाता है, दंडनीय माना जाता है। अपराध कब माना जाएगा, जब वो दंडनीय, चाहे वो स्पेशल लॉ के तहत दंडनीय हो, या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय हो, या फिर आईपीसी के अधीन दंडनीय हो, तीनों को दंडनीय बनाया गया है धारा 40 में। 41 और 42 स्थानीय विधि विशेष विधि के बारे में। सेक्शन 41 कहता है विशेष विधि। विशेष विधि तो आप जानते ही हैं,
विशेष विधि किसी विशेष विषय के बारे में बनाई जाती है, ऐसी विधि क्या कहलाती है? विशेष विधि। किसी विशेष विधि कौन सी होती है? जो विशेष विषय के बारे में बनाई जाती है। विशेष विधि वह विधि जो किसी विशिष्ट विषय को लागू होती है। विशेष विधि मतलब विशिष्ट विषय को। उदाहरण आपका SC ST है ना, NDPS है, ये सब कैसी है? स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ है, स्पेशल विधियों पे लागू होते हैं, तो ये कैसी विधि है? विशेष विधि है। और स्थानीय विधि कौन सी होती है? जो केवल स्थान विशेष पर लागू होती है। दूसरी है स्थानीय विधि। एक मिनट, स्थानीय ही है, स्थानीय विधि। स्थानीय विधि, स्थानीय विधि कौन सी होती है? जो लोकल लॉ होता है, जो केवल स्थान विशेष को लागू होता है। ठीक है, भारत में कई जैसे मध्य प्रदेश की लोकल विधियां हैं, तो वो लोकल विधि कहलाती हैं। आपका MP अकोमोडेशन एक्ट है, आपका LRC है, UP LRC है, UP अकोमोडेशन एक्ट है, और अपन कई MP एक्ट भी पढ़ते हैं अभी अपने इसके क्या कहते हैं, इसमें दिए गए हैं ADPO में MP के लोकल एक्ट। तो वो कौन सी विधियां के अंतर्गत आते हैं? वो लोकल लॉ के अंतर्गत आते हैं, जो क्षेत्र विशेष में ही लागू होते हैं। मतलब वो अपने MP में ही लागू हो रहे हैं, पूरे भारत में लागू नहीं होते, केवल MP में लागू हो रहे हैं। तो ऐसे लॉ क्या कहलाते हैं? ऐसे लॉ कहलाते हैं लोकल लॉ। स्पेशल लॉ वो होते हैं जो विशेष विषय पे बने होते हैं, और लोकल लॉ क्षेत्र की बात करता है, और स्पेशल लॉ सब्जेक्ट की बात करता है। बस इतना अंतर है, स्पेशल लॉ में सब्जेक्ट होता है, और लोकल लॉ में आपका जो होता है एरिया होता है, क्षेत्र होता है। ठीक है, क्षेत्र की बात करता है। ठीक, अब आता है आगे आपका 43 अवैध। 43 बस इतना ही लिख लीजिए, अवैध। अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। ठीक है, 43 में क्या है? अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। तो ये कहती है धारा कि अवैध शब्द उस हर बात का, अवैध शब्द उस हर बात को लागू होती है। किन किन को बात को लागू होती है? ये कह रहा है अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अपराध हो, ऐसी हर विधि पे लागू होती है जो अपराध हो। अपराध कौन होगा? जो इस अधिनियम के तहत या अन्य विधि या विशेष विधि के तहत दंडनीय बनाया गया, वो ऐसे कृत। तो जो अपराध होते हैं, जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध होते हैं, यानी प्रतिषिद्ध होते हैं, सीधा लिख रहे हैं, प्रतिषिद्ध होते हैं। प्रतिषिद्ध काय के द्वारा होते हैं? विधि द्वारा। ठीक है, विधि द्वारा रोक लगाई। जो सिविल कार्रवाइयों में आधार उत्पन्न करते, सिविल कार्रवाई के आधार होते हैं। तीन चीजें याद रखना है आपको। सिविल कार्रवाई, अवैध में क्या क्या आता है? मतलब कोई कृत अवैध है, ये हम कब मानेंगे? ये सीधी सी बात है कि तब मानेंगे जब या तो वो अपराध हो, यानी अपराध मतलब दंडनीय हो। दूसरा, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, रोक हो, तब हम उसे अवैध मानेंगे। तीसरा, जब वो सिविल कार्रवाई करने का कोई आधार देते हो आपको। सिविल कार्रवाई करने का आधार का मतलब क्या है? कि आप उस पर सिविल वाद ला सकते हो। उदाहरण के लिए मानहानि हो गई, आप सिविल में जा सकते हैं मानहानि के लिए, सिविल भी जा सकते हैं, क्रिमिनल में भी जा सकते हैं हालांकि, लेकिन हाँ, आपकी कोई ने मानहानि कर दी और आप उसके खिलाफ सिविल वाद करेंगे, मानहानि करेंगे, तो वो सिविल कार्रवाई करने का आधार हो गया। तो ऐसे जो कृत्य होते हैं, ये तीन शब्द हैं, इनको याद रखना है, अपराध, प्रतिषिद्ध और सिविल कार्रवाई करने का आधार। तो ऐसे कृत्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके अवैध कृत्यों की श्रेणी में आते हैं। अब करने के लिए वैध रूप से आबद्ध का क्या अर्थ है? एक शब्द और लिखा है इसमें आगे अवैध के बारे में। करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। ये एक शब्द और जुड़ा है इसमें अवैध के पीछे, अवैध, फिर आगे लिखा है कि करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, इन्वर्टेड कोमा में ये जो है बंद है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के लिए जिस बात का लोप करना अवैध है, मतलब किसी व्यक्ति को के लिए जिस बात का लोप करना अवैध है। क्या करना? लोप करना, मतलब उसमें आप लोप नहीं कर सकते, आपको करना चाहिए लेकिन आप लोप नहीं कर सकते। लोप करना आपके लिए क्या माना जाएगा? अवैध माना जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप लोप करोगे तो ये तीन आधार पैदा हो जाएंगे। जो कृत्य आपको करना चाहिए, लोप मतलब नहीं करते हैं, तो सीधा सा है, नहीं करते हैं तो कोई नहीं करना, लोप का अर्थ होता नहीं करना। कोई कार्य आपको करना चाहिए था, आपको लोप नहीं करना उसमें, अगर लोप करोगे तो ये तीन आधार पैदा होंगे। ठीक है, अपराध हो जाएगा, प्रतिषिद्ध हो जाएगा, सिविल कार्रवाई का आधार उत्पन्न करेगा। ठीक है,
तो किसी व्यक्ति के लिए जिस बात को लोप करना अवैध है, उसे उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध माना जाता है। उसे उस कार्य को करने के लिए क्या माना जाता है? उसे उस कार्य को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध माना जाता है। वैध रूप से आबद्ध माना जाता है। क्या मतलब हो रहा है इसका कि वैध रूप से लोप करना, वैध रूप से आबद्ध होना, क्या मतलब हो रहा है? पूरा सेंटेंस मिला के पढ़ें तो क्या कहता है कि ऐसा लोप करना अवैध है, ऐसा कोई कार्य ऐसे किसी व्यक्ति के लिए या किसी व्यक्ति के लिए लोप करना अवैध है। किसी व्यक्ति के लिए, पूरा लिख लीजिए, किसी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए। अब कार्य की बात हो रही तो कार्य लिखा नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए किसी कार्य का लोप करना अवैध है, ठीक है। यदि और करना अवैध है तो उसे उस कार्य को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध माना जाता है। क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है कि मान लो हमने आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी, सिंपल सी समझिए कि मान लीजिए हमने आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी है और आपसे कहा है कि भैया वो कार्य में आप लोप नहीं कर सकते, तो जो कार्य की जिम्मेदारी हमने आपको सौंपी है वो कार्य करने के लिए आप क्या है? वैध रूप से आबद्ध हैं। ठीक, समझ में आई बात? कि मान लीजिए हमने ये काम आपको सौंपा है कि ये काम आपको करना है, कोई भी XYZ हमने काम सौंपा आपको, और हमने जो काम आपको सौंपा है वो हमने ये कहा है कि ये आपको करना है, इसमें लोप नहीं कर सकते आप, इसमें आपकी उपेक्षा नहीं चलेगी। तो उस कार्य को करने के लिए आप क्या है? वैध रूप से आबद्ध है, सीधी सी बात है, उसमें लोप नहीं कर सकते, उसको करना ही पड़ेगा। हमने कहा ये लेटर आप यहाँ से यहाँ डाल के आइए, पोस्ट ऑफिस में डाल के आइए, तो इसमें आप लोप नहीं कर सकते, आज ही डाल के आना है आपको। हमने कहा 2 घंटे का टाइम दे दिए कि 2 घंटे के भीतर आपको ये लेटर बॉक्स में डाल के आना लेटर, और इसमें आप लोप नहीं कर सकते कि भाई कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, आज ही डाल के आना, अभी ही डाल के आना, 2 घंटे के भीतर भीतर आपको पोस्ट करके आना है, और इसमें आप किसी प्रकार का लोप नहीं कर सकते। तो उस कार्य को यानी लेटर डालने वाले कार्य के लिए आप क्या हैं? करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हैं, बंधे हुए हैं, ठीक है, यही कह रहा है। तो उस कार्य को करने के लिए आप क्या है? वैध रूप से आबद्ध हैं, यानी बंधे हुए हैं, मजबूर हैं, वैध रूप से क्या है? आबद्ध है, ठीक है। तो वही अर्थ उसमें लिखा हुआ है। वैध रूप से आबद्ध का मतलब है कि आप बंध गए, आपको वो टाइम पीरियड में ही करना पड़ेगा, उसमें आप किसी प्रकार का लोप नहीं चलेगा, कोई आपकी उपेक्षा नहीं चलेगी, आप उसमें उपेक्षा नहीं कर सकते, ठीक है। ये उदाहरण देके समझाया, और भी कोई कार्य हो सकते हैं उसमें। आप अब ये इस तरीके के हो सकते हैं जो अपने 3 उदाहरण लिखे हैं कि अगर आप लोप करोगे तो वो अपराध हो जाएगा, वो आपको जो है अपराध के अलावा क्या कह सकते हैं, कौन सा पढ़ रहे थे अपन? 43 है, अपराध हो जाएगा, ठीक है। या फिर जो है विधि द्वारा प्रतिषिद्ध ऐसा कोई कार्य है या सिविल कार्रवाई का आधार उत्पन्न करे, ऐसा हो सकता है। तो वैध रूप से आबद्ध जब आप उसमें कोई कुल मिला के लापरवाही नहीं बरस सकते। जब हमने आपको जिम्मेदारी सौंपी है तो आप उसमें लापरवाही नहीं बरस सकते, किसी प्रकार का लोप नहीं कर सकते, ठीक है। तो माना जाएगा कि आप उस कार्य को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हैं। अब 44 आता है क्षति, सेक्शन 44। ये क्षति की बात कर रहा है। भाई क्षति क्या है? क्षति तो आप जानते हैं, क्षति का अर्थ क्या होता है? अपहानि, किसी को नुकसान पहुंचाना। क्षति में का अर्थ क्या है? अपहानि। अपहानि मतलब नुकसान, या नुकसान कह लो, क्षति कह लो, नुकसान कह लो, अपहानि कह लो, सब एक ही शब्द है, उसके पर्याय हैं, ठीक है। तो क्षति का अर्थ क्या होता है? अपहानि, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की जो है अपहानि, या कह लीजिए इस प्रकार की अपहानि का घोतक है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को, कौन कौन सी अपहानि हो सकती है? शरीर संबंधी, कोई शरीर की भी अपहानि हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा मन की भी हो सकती है, ठीक है, मन भी शामिल है भाई, मन को नुकसान, जरूरी नहीं कि शारीरिक क्षति हो, मन की भी हो सकती है। आपने कोई ऐसे शब्द कहे, ऐसी बात कही कि बेचारे को मन की अपहानि, बड़ा बुरा लगा, वो कहते हैं ना, तो मन की अपहानि भी हो सकती है। या मन की नहीं हुई तो भाई ख्याति की हो सकती है, आपने ऐसी कोई बात कह दी कि बेचारे की जो प्रतिष्ठा थी वो खत्म हो गई, तो ख्याति की भी अपहानि हो सकती है। या फिर इन सब की नहीं हो तो भाई संपत्ति की हो गई, संपत्ति की भी हो सकती, एक मिनट, संपत्ति की भी जो है
अपहानि हो सकती। संपत्ति की वो भी जो है अपहानि हो सकती है। तो अपहानि किन किन की हो सकती है? शरीर की हो सकती है, मन की हो सकती है, ख्याति की हो सकती है, सब। अब ये छोटे छोटे चीजें हैं, ये तो वैसे भी आपको याद है, लेकिन आप कहोगे कि भाई याद, इसको ध्यान से रखना, ये भी पूछ ली जाती है कि अपहानि में शामिल है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो ध्यान से पढ़ना है इनको, छोटी छोटी चीजें ही गलत करते हैं परीक्षा में लोग, ध्यान में रखना। छोटी छोटी चीजें ही गलत होती है क्योंकि हम उनको ध्यान से नहीं पढ़ते। कठिन क्वेश्चन सरल सही हो जाते हैं परीक्षा में, और सरल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं? क्योंकि उनको बहुत ही हल्के में ले लेते हैं हम। तो याद रखना इसीलिए कि शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति, ठीक है, किस किस की? शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति की क्या होती है? क्षति। अपहानि करना क्या कहलाता है? क्षति कहलाता है। इसके अलावा ये कब अवैध रूप से इसमें कहता है, एक मिनट इसको पढ़ लें। अब क्षति, क्षति शब्द किसी भी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हो। कैसे रूप से? अवैध रूप से, ये भी शब्द इंपॉर्टेंट, अवैध रूप से। कब ये क्षति मानी जाएगी? जब गलत तरीके से आपने किया हो। देखिए, अगर हम कोई ऐसी बात करते हैं जो सही है, अच्छी है, गलत तरीके से नहीं किया, अवैध रूप से नहीं करा, तो फिर वो क्षति नहीं होती है। लेकिन वो क्षति तब होती है जब आप उसको गलत, अवैध तरीके से करते हैं। अवैध तरीके से करते हैं तब वो क्षति की परिभाषा में आता है। अवैध तो आप जानते हैं अवैध क्या होता है। ठीक है, तो अवैध तरीके से जब आप ऐसा कोई कार्य करते हैं, किसी को क्षति पहुंचाते हैं, तभी वो शरीर, मन या ख्याति संबंधी जो है क्षति पहुंचा सकते हैं, अपहानि करते हैं। कुल मिला के अवैध रूप से किसी व्यक्ति को अपहानि पहुंचा, मन की हो, चाहे ख्याति की हो, चाहे संपत्ति की हो, तो वो क्षति की परिभाषा में आता है। तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है और ये चार शब्द ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और धारा याद रखना है 44। 44 में क्या है? क्षति। तो क्या होता है? शब्दों का भी खेल होता है। आपको लिख दिया इतना और एक लाइन लिख दी कि अवैध रूप से करता है, तो एक ही मैं हेडिंग बना के रख दिया ना कि क्षति हो सकती है। उदाहरण के लिए हम इस चित्र को ऐसे बना सकते हैं, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आ गया कि क्षति होती है, क्षति होती है, ऐसे उदाहरण एक क्वेश्चन बनाया, अपने तरीके से बनाया एक क्वेश्चन, और उसमें हमने लिख दिया एक उदाहरण, मन, शरीर, शरीर और क्या था? ख्याति, है ना, इस तरीके से। एक मिनट, ख्याति, ठीक है, ऐसे उदाहरण बना दिया। इसके अलावा हमने क्या लिख दिया? एक उदाहरण जो लिख लिया, अवैध रूप से, अवैध रूप से शरीर, मन, फिर तो सही आंसर कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है। इस तरीके के उदाहरण बना दिए जाते हैं अवैध रूप से, फिर पूरा ये लिख दिया मन शरीर को क्षति पहुंचाता है। तो इस तरीके से हमको याद रखना कि सही आंसर कब होगा? जब वो अवैध रूप से कार्य की जाए, ठीक है। इसीलिए कहा है कि इस शब्द का भी इस्तेमाल याद रखना है कि तभी वो पूरा जो है आंसर होगा। तो इस तरीके से घुमाने के लिए वो लगा देते हैं। अब आता है 45, जीवन। 45 सेक्शन 5 में है, वो सेक्शन 45 में है जीवन। जीवन का अर्थ यहाँ सीवन कौन सा है? मानव जीवन से, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, जीवन शब्द मानव जीवन का घोतक है। ये कह रहा है जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना हो, यहाँ जीवन का अर्थ मानव जीवन से, बस इतना याद रखना है। मानव जीवन, ये कोई खास नहीं है जीवन, ठीक है। कोई पशु के जीवन की बात नहीं कह रहा, कह रहे तत्प्रतिकूल साबित ना हो तब तक ये मानव का जीवन ही माना जाएगा। यह जीवन का अर्थ क्या है? मानव का जीवन, ठीक है। जब तक कि आप इसका उल्टा साबित ना कर दें, ये माना जाएगा कि मानव का जीवन, ठीक है। जीवन का अर्थ क्या है? मानव जीवन से, ठीक है। मृत्यु, मृत्यु में भी यही है, मानव मृत्यु। 46 मृत्यु का है, ये मृत्यु की बात कह रहा है, इसमें भी यही है, मानव मृत्यु, ठीक है, मानव मृत्यु, ठीक है। दोनों में यही है, उसमें मानव जीवन है, इसमें मानव की मृत्यु है। इसमें भी ये लिखा है कि जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है, ठीक है। अब 47 आ जाता है। 47 क्या कहता है? 47 कहता है जीव जंतु, जीव जंतु, ठीक है। मानव हो गए थे, अब जीव जंतु आ गए भाई। 47 में आ गए जीव जंतु। ये कह रहा है जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक है। जीव जंतु ये कह रहा है मानव से भिन्न,
मानव से भिन्न मतलब मानव से भिन्न जितनी भी प्रजातियां होती हैं, मनुष्य को छोड़ के जितनी भी प्रजाति के जीव होते हैं वो सब जीव जंतु की परिभाषा में आएंगे। ठीक है, जीव जंतु की परिभाषा में आएंगे मनुष्य को छोड़ के जितनी भी प्रजाति हैं। ठीक है, जानवरों में भी कई प्रजाति होती, जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े सब होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मनुष्य को छोड़ के जितनी भी प्रजातियां आती हैं जीव की, वो जीव जंतु में आएंगे। ठीक है, 47 कहता है। 48 सेक्शन 48। ठीक है, अब पहले के जमाने में काफी इंपॉर्टेंस रखता था जलयान, अब तो खैर नहीं रखता। तो जलयान का अर्थ भी क्या है, मानव या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाई गई कोई चीज। ये कह रहा है मानव और संपत्ति, जलयान का मतलब यहाँ कह रहा है कि या तो मानव ले जाने के लिए, मतलब मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, या फिर इनकी संपत्ति। जहाज की बात कह रहा है, कोई भी चीज कह रहा है जलयान होती है पानी के माध्यम से। ठीक है, जो मानव जो है, मानव या संपत्ति द्वारा, किसके द्वारा, जलयान तो तभी होगा ना जब जल के द्वारा ले जाई जाएगी, जल के द्वारा। ये कह रहा है पानी के द्वारा अगर एक मानव जो है उसको यहाँ से वहां ले जाया जाता है, या उसकी संपत्ति को यहाँ से वहां ले जाया जाता है, और वो भी काय के द्वारा, पानी के द्वारा, तो उसे जलयान कहते हैं। कुल मिला के पानी में तैरने वाली चीज जिसमें मानव को और संपत्ति को। अब आप कहोगे कि भाई जानवरों को ले जाया जाता है तो फिर वो जलयान नहीं होगा, भाई जानवर संपत्ति में आते हैं, जीव जंतु अगर हैं ये, तो ये काय में आएंगे, संपत्ति में। ठीक है, तो इनको भी ले जाया जाता है तो ये माना जाएगा मानव की संपत्ति ले जा रहे हैं, तो ये तो भी जलयान कहलाएंगे। ठीक है, तो जीव जंतु क्या होते हैं, संपत्ति होते हैं। कोई जीव जंतु है आपके पास, वो आपकी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, अगर उसको भी ले जाते हैं जहाज से, पानी की किसी भी चीज से, तो वो जलयान ही माना जाएगा। ठीक, तो मानव को और संपत्ति को, तो सीधा सीधा लिखा है मानव को ले जाएंगे या संपत्ति को ले जाएंगे। संपत्ति कई तरीके की हो सकती है। अब आता है 49 वर्ष और मास। वर्ष और मास मतलब साल और महीने, साल और महीने की बात कह रहा है। ये कह रहा है जहां कहीं वर्ष शब्द, मास शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां यह समझा जाएगा कि वर्ष मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार की जाएगी। ये याद रखना, किस कैलेंडर के अनुसार, ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार, ब्रिटिश कैलेंडर। ठीक है, ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार की जाएगी। मतलब हमारे जो ब्रिटिश कैलेंडर जो हम यूज करते हैं, अब वही चलते हैं, तो उसमें जो महीने की बात आएगी, तो जो ब्रिटिश कैलेंडर में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो होते हैं, उन्हीं के अनुसार उसका अर्थ लगाया जाएगा, और उसी का यही माना जाएगा कि ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार है। जैसे साल होते हैं 2000, अभी 22 चल रहा है, 23 चल रहा है, 24 21, वो भी जो भी है, तो वो ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार जो है लगाए जाएंगे। ठीक है, कौन से कैलेंडर, ब्रिटिश कैलेंडर। ठीक, ये याद रखना है। अब आती धारा 50। 50 में क्या बताया, 50 में आपकी धारा ही बता दी भाई। धारा, धारा यानी जो सेक्शन जी अपन लिख रहे हैं, इन्हीं की बात कह रहा है कि धारा क्या है। धारा तो आप जानते हैं संहिता के जो शीर्ष पे लगी होती है वो धारा कहलाती है। ये कह रहा है धारा शब्द इस संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से किसी एक का घोतक है जो सिरे पर लगे संख्यांकों द्वारा सुभिन्न किए गए। ये कह रहा है चैप्टर्स वाइज जो हमारा जो संहिता बटी हुई है, उसमें जो सिरे पर, सिरे मतलब ये जो लगे हुए, ऐसे अपन लिखते हैं ना, जैसे ये इसी धारा को देख लो आप, ये लिखा है 50 और ये लिखा है धारा, और इसका जो अध्याय पढ़ रहे हैं अपन कौन सा है, दूसरा अध्याय है ये। दूसरे अध्याय का जो है सिरे पे क्या लगा है, 50, संख्या क्या है 50। तो ये जो 50 लिखा है ये क्या है, ये धारा है। यही धारा में बताया गया कि जो सब अध्याय, ये संहिता है, इसमें जो अध्याय हैं उनके अध्यायों के सिरे पर जो संख्या लिखी है, संख्या जो लिखी है वो क्या है, धारा है। उसको क्या कहेंगे हम, धारा कहेंगे। तो जैसे ये 50 लिखे, ये क्या है, ये धारा है। ठीक, इसके अलावा क्या आएगी, परिभाषा आती है 51। 51 आता है शपथ, 51 शपथ, ओथ। क्या होती है ओथ, ये कहता है शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यत्र
सबूत के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है या प्राधिकृत हो, शब्द शपथ के अंतर्गत आती। तो शपथ की परिभाषा क्या कह रहा है? शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा। विधि द्वारा, सीधी सी याद रखें, विधि द्वारा प्रस्थापित, मतलब जैसी आपसे विधि अपेक्षा करती है, बताया गया है किस प्रकार से करेंगे उस प्रकार से विधि के अनुक्रम में होना चाहिए, तभी वो तो मानी जाएगी। विधि द्वारा प्रस्थापित, है ना, सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा। सत्यनिष्ठ मतलब सच, सच बोलना, कुल मिला के सच, जो आप सच बोलते हैं। विधि ने जो एक तरीका बताया है कि इस तरीके से आपको करना है, तो उस तरीके से जो सच का प्रतिष्ठान करते हैं, या कह लीजिए जो सच आप कहते हैं, बोलते हैं, सच का बोलना, सीधा से सिंपल भाषा में लिखिए, सच का बोलना। जो आपको विधि ने जो प्रक्रिया बताई है उसके अनुसार जो आप सच बोलते हैं, ठीक है। और वो सच बोलने का उद्देश्य क्या है, इसमें लिखा है, कहाँ गया, 51, प्रतिष्ठान, और ऐसी कोई सच बोलना या उसकी कोई घोषणा करना, और वो सच की आप क्या कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। मतलब उदाहरण के लिए आपने कोई बात कबूल करी, ओथ करी, शपथ करी, उस शपथ में आपने किसी चीज की घोषणा करी कि हाँ जी, हम लिखते हैं ना, एक नीचे जब आप फॉर्म भी भरते हैं तो उसमें नीचे लिखा रहता है कि ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे ज्ञान से सत्य है, और अगर मैं गलत करता हूँ तो इसमें अपने खिलाफ जो है कार्रवाई करने का स्वयं दोषी होगा। तो इस तरीके से की जब घोषणा होती तो उसको शपथ कहते हैं। तो ये कह रहा है इस तरीके की अगर आपने कोई घोषणा करी है कि अगर भैया ये जानकारी मैं दे रहा हूँ अपने ज्ञान से और ये पूर्ण रूप से सत्य है, और अधिकतर हर जगह लगती हैं ये शपथें। तो ये कह रहा है शपथें आपने जो दी हैं और आपने उसमें घोषणा की है किसी प्रकार की कि हाँ ये सत्य है, तो उसको क्या कह रहा है, घोषणा, जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना, या तो आपने लोक सेवक के समक्ष की हो किसी, या न्यायालय के समक्ष। देखिए कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लोक सेवक के समक्ष भी कर सकते हैं आप, लोक सेवक के समक्ष कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, न्यायालय में कर सकते हैं। शपथें कई जगह हो सकती हैं, लोक सेवक के समक्ष भी कर सकते हैं, न्यायालय में भी कर सकते हैं, या अन्य जगह भी कर सकते हैं, अन्य भी कर सकते हैं जहां इसका इस्तेमाल सबूत के रूप में किया जा सकता है। कब? जब आप उसका उल्लंघन करोगे, तो भाई इनने ये कहा था और ये नहीं। अब अन्य जगह इसीलिए आ जाएंगी क्योंकि लोक सेवक के समक्ष भी होती, न्यायालय के समक्ष भी, अन्य में। अब जैसे आपने फॉर्म की बात कर लें, आपने जो फॉर्म भरे होंगे डीपीओ के, सिविल जज के, जो भी भरते हो आप, उसमें एक छोटा सा कॉलम रहता है शपथ का, उसमें आप शपथ करते हैं कि भैया ये जानकारी जो मैंने भरी है ये सत्य है। और मान लीजिए आप जब पहुंच गए, फाइनल सिलेक्शन हो गया, आपका इंटरव्यू हो रहा है, वहां पूरे डॉक्यूमेंट जब चेक होते हैं, वहां पाया गया कि आपने इसमें कोई जानकारी जो है गलत दी थी, तो फिर उस शपथ का इस्तेमाल साक्ष्य में किया जाएगा। उस शपथ का इस्तेमाल काय में किया जाएगा, साक्ष्य में आपके विरुद्ध, कि भैया इन्होंने पहले ये कहा था और अब ये जानकारी बदल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, वो गलती से हो गया। वो बात अलग है कि पे क्या डिसाइड होता है, लेकिन जो भी आपने घोषणा की है उसका आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, साक्ष्य में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसे जो कथन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जो है शपथ कहते हैं, ओथ कहते हैं। सबूत के प्रयोजन के उपयोग किए जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, शपथ शब्द के अंतर्गत आती है, यानी वो अपराधिकृत है। पहले ही लिखा रहता है कि अगर ये आपने शपथ की है तो आपके विरुद्ध में इस्तेमाल की जाएगी, अगर झूठी गलत आपने क्या की जानकारी दी, तो उसका विधि न्याय क्या कहते हैं, लोक सेवक के समक्ष। तो बिल्कुल सिंपल आ रही, कोई कार्रवाई चल रही है, आपने लोक सेवक के समक्ष किया शपथ, है ना, या फिर न्यायालय में भी शपथ करते हैं, या अन्य प्रकार से भी रोजमर्रा के जिंदगी में भी जो है शपथें होती रहती हैं, छोटी मोटी जो आप करते हैं, जिनका आगे जाके अगर आप भंग करोगे तो न्यायालय, सौ सी बात है, उनका सबूत में इस्तेमाल किया जाएगा। उनको क्या कहते हैं, ओथ कहते हैं। ये शपथ हो गई 52 सद्भावना पूर्वक, 52 सद्भावना, ठीक है, सद्भावना पूर्वक, गुड फेथ में। सद्भावना पूर्वक क्या लिखा है, ये क्या लगता है, कोई बात सद्भावना पूर्वक कही गई तब कही जाती है वो सम्यक सतर्कता और ध्यान से की गई। दो ही शब्द याद रखना, सम्यक सतर्कता, सतर्कता और ध्यान, ये दो शब्द हैं। ये कह रहा है, ये धारा है कि कोई बात सद्भावना पूर्वक कही गई समझी जाती है जब आप सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ उस कार्य को करते हैं या कहते हैं। उदाहरण इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लगा कोई बात सद्भावना पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई। निगेटिव परिभाषा लिखी, उल्टी परिभाषा लिखी है इसमें।
ये कह रहा है कि कोई आपका एक्ट, आपका कार्य सद्भावना पूर्वक नहीं माना जाएगा यदि आपने उसको सम्यक सतर्कता से नहीं किया है या ध्यान से नहीं किया है, सम्यक ध्यान से नहीं किया है। अगर आपने सतर्कता नहीं बरती सम्यक, जो बरतना चाहिए थी आप, या जिस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए था उस बात का ध्यान आपने नहीं रखा है, और ऐसी उपेक्षा पूर्ण तरीके से अगर कार्य किया है, तो ये माना जाएगा कि आपने उस कार्य को सद्भावना पूर्वक नहीं किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उल्टा है कि अगर कोई कार्य को आप सद्भावना पूर्व सम्यक सतर्कता के साथ करते हैं और ध्यान के साथ करते हैं, सम्यक ध्यान के साथ मतलब पूरे होशो हवास में बिल्कुल आराम से करते हैं, बिल्कुल देख, वो बात अलग है कि गलती हो गई है आपके, आप लेकिन आपका पूरा ध्यान था लेकिन गलती फिर हो जाती, वो अलग। आप सतर्कता बरत रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और पूरे ध्यान के साथ काम कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि वो कार्य आपने जो है सद्भावना पूर्वक किया है, जानबूझ के नहीं किया है। हाँ, अगर आप सम्यक आपकी तरफ से लापरवाही थी और ध्यान भी नहीं रखा है, तो फिर माना जाएगा कि आपने सद्भावना पूर्वक उस कार्य को नहीं किया। क्या मतलब ये कब आती है, ये बात लागू होती है? ये उन मामलों में लागू होती है कि मान लो आप कोई काम करते हो या आप किसी जगह नियुक्त हो और उसमें क्या होता है, आप ध्यान पूर्वक काम करते हो, वो गलतियां इंसान से हो ही जाती है, लेकिन आपका पूरा ध्यान था, पूरी सतर्कता भी बरती थी, फिर भी गलती हुई, तो फिर क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा हाँ, आपने गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक काम किया है। लेकिन आपको दो ही बातें सिद्ध करनी पड़ेंगी कि हाँ, हमने सतर्कता से काम किया और ध्यानपूर्वक काम किया है। सतर्कता और ध्यानपूर्वक काम करते हुए भी अगर गलती हो जाएगी तो माना जाएगा कि आपने गुड फेथ में काम किया है। लेकिन अगर ये बात सिद्ध हो जाती कि ना तो आपने सतर्कता बरती और ना ध्यान रखा, तो माना जाएगा कि आपने सद्भावना पूर्वक उस कार्य को नहीं किया है, जो आपकी परिभाषा कहती है। तो सतर्कता और ध्यान का आपकी बात है, तो इसमें दो ही शब्द है, सतर्कता और ध्यान। सतर्कता ध्यानपूर्वक कार्य किया है तो सद्भावना माना जाएगा, अन्यथा सद्भावना पूर्वक नहीं माना जाएगा। ठीक। 52 ए है संश्रय, ये भी इंपॉर्टेंट है। 52 ए संश्रय, संश्रय मतलब आश्रय देना, छुपाना किसी को। संश्रय का अर्थ सीधा सीधा है आश्रय देना किसी को, पनाह देना किसी को, कहते हैं ना पनाह देना। तो आश्रय में क्या क्या शामिल है भाई? आश्रय में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को आश्रय देना इसके अंतर्गत आता है। आपने पनाह दी, छिपा लिया, वो इसके अंतर्गत आता है। और इसमें क्या क्या आता है, मतलब आश्रय देना किसी को, ठीक है, आपने किसी को आश्रय दे लिया, रुका दिया अपने घर, या किया आपने उसको भोजन की व्यवस्था कर दी, भोजन दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, सब चीजें आ जाती हैं, है ना। वस्त्र दे रहे हैं किसी चीज, किसको दे रहे हैं? वस्त्र, जो छिपा हुआ है, जिसको आपने छिपा रखा है, वस्त्र दे रहे हैं, या अन्य कोई साधन, धन दे रहे हैं भाई, आयुध दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, ये सब आज संश्रय में आएगा। ठीक है, सारे कृत्य आएंगे। चाहे आप उस व्यक्ति को आश्रय दो, चाहे आप उसको भोजन दो, चाहे आप उसको वस्त्र दो, धन दो, आयुध दो, गोला बारूद दो, या प्रवण मतलब आने जाने का कोई साधन उपलब्ध कराओ, तो ये सब संश्रय की परिभाषा में आएंगे। किसी व्यक्ति को पकड़े जाने से बचाने के लिए किन्हीं साधनों द्वारा उसकी सहायता करना, संश्रय में क्या आता है? पकड़े जाने से बचाने के लिए, पकड़े जाने से बचाने के लिए, सीधा लिख दो, पकड़े जाने से बचाना। और इसमें आप उसकी क्या करते हो? किसी भी प्रकार से, किसी भी साधन से उसकी मदद करते हो। कोई व्यक्ति जिसको पकड़ा जाना है, जिसके लिए मान लो कोई किसी व्यक्ति के लिए वारंट निकल चुका है गिरफ्तारी को, और आप उसे बचाते हो, आप अपने घर में छिपा लेते हो, काम क्या माना जाएगा कि आप संश्रय दे रहे हो। या आपने छुपाया नहीं, आपने भोजन पानी की व्यवस्था करी, तो भी माना जाएगा कि आपने संश्रय दिया। या मानो आपने कहा कि नहीं, हम तो गाड़ी की व्यवस्था कर देते, यहाँ से फरार हो जाओ, निकल जाओ, तो भी माना जाएगा कि आपने उसको क्या किया? संश्रय दिया। तो ये सब संश्रय की जो है परिभाषा में आएगा। संश्रय की परिभाषा लेकिन निम्न लोगों पे लागू नहीं होती, ये भी याद रखना। किन लोगों पे लागू नहीं होती? धारा 157 के अधीन विधि विरुद्ध जमाओं के ऐसे भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को दिए गए संश्रय के संबंध में, ये याद रखना। जब हम पढ़ेंगे 157, ये अपन पढ़ेंगे आगे जाके, विधि विरुद्ध जमाओं के, याद रखना, विधि विरुद्ध जमाओं के, विधि विरुद्ध जमाओं के कौन? जो सदस्य होते हैं विधि विरुद्ध जमाओं के भाड़े पे लाए गए व्यक्तियों, भाड़े पर लाए गए व्यक्ति, लाए गए व्यक्ति, इन पर लागू नहीं होती। ठीक, विधि विरुद्ध जमाओं पर जो भाड़े पर लाए गए व्यक्ति होते हैं
उनको संश्रय जो है लाए गए व्यक्तियों को दिए गए संश्रय के संबंध में ये धारा जो है लागू नहीं होती। संश्रय वाली बात इन लोगों पे लागू नहीं, उन पे क्या होगा फिर वो बात अलग पड़ेगी, 157 पड़ेगी, इन पे संश्रय वाली बात लागू नहीं होगी। ठीक है, अब आपको क्यों लागू नहीं होगी इन पे? भाई इसीलिए लागू नहीं होती कि विधि विरुद्ध जमाव गठा तो नहीं हुआ ना अभी। अभी तो हमने फौज क्या कहते हैं, हमने किराए से लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, गांव भरना शुरू किए कि हम कोई अंजाम देने वाले हैं किसी घटना को। धीरे धीरे करके लोग इकट्ठे हो रहे हैं गांव में कि बोले फलानी तारीख को अपन ने करना है, तो किराए से लोग इकट्ठे करना शुरू किए, घरों में उनको आश्रय दे रहे हैं। तो अभी तक तो विधि विरुद्ध जमाव का हुआ नहीं, हाँ बनेगा, बाद में बनेगा, अभी नहीं बना। तो इसीलिए ये संश्रय में, क्योंकि फिलहाल तो अपराध नहीं हुआ, अपराध होगा तब बात अलग है, लेकिन अभी तो नहीं बना ना। हमने आपसे कहा 4 लोग इकट्ठे हो जाओ फलानी तारीख को करेंगे, 2-4 दिन तुम इनके घर रहो, बढ़िया खाना पीने की व्यवस्था है, तीसरे चौथे दिन जो है अपन विधि विरुद्ध जमाव करेंगे और ये सब करेंगे, दंगा करेंगे, फसाद करेंगे। तो लेकिन अभी तक फसाद हुआ नहीं है, दंगा हुआ नहीं है ना, विधि विरुद्ध जमाव वो भी घटित नहीं हुआ, इसीलिए उन व्यक्तियों पर ये धारा लागू नहीं होती जो भाड़े पर लाए जाते हैं विधि विरुद्ध जमाव को बनाने के लिए। अभी आगे बनेगा, अपराध अभी कहाँ हुआ है। किसी को आपने घर, अब ये बताइए कोई चाहे भाड़े पे लाओ चाहे कुछ लाओ, अभी आप ये कैसे कह सकते हो कि अपराध होगा कि नहीं हो सकता, नहीं हो, है ना। तो अभी अपराध नहीं, इसीलिए विधि विरुद्ध जमाव के पे जो सदस्य होते हैं उनको भाड़े पे लाने के लिए पूर्व की बात कह रहा है, तो उसमें ये लागू नहीं होता। दूसरा, धारा 130 के अधीन दंडनीय अभिरक्षा से निकल भागे किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को उसके पति या पत्नी द्वारा संश्रय देने पे। ठीक है, 130 के अधीन देखिए, 130 के अधीन जो राज कैदी या युद्ध कैदी जो है निकल के भागते हैं, उनके पति या पत्नी द्वारा, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, राज कैदी या युद्ध कैदी जो निकल भागे हैं, उनकी पति और पत्नी पर लागू नहीं होते। पति पत्नी, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, पति पत्नी पर लागू नहीं होते। जो कोई भाई भगोड़ा है, उसकी पति ने बचा लिया, उसकी पत्नी ने बचा लिया, उसको छुपा लिया, संश्रय दे दिया, तो ये संश्रय का जो नियम है उनके पे भी लागू नहीं होता है। ठीक है, तो किन किन पे लागू नहीं होता? 157 वाले लोगों पे, 130 वाले लोगों पे, है ना, उनके पति पत्नियों पे लागू नहीं होता। ठीक है, उनके पति या पत्नी पे लागू नहीं होता, और धारा 157 वाले लोगों पर भी लागू नहीं होता, ये भी याद रखना है आपको। ये हो गया आपका चैप्टर यहां से क्लोज। अब जो आपका चैप्टर है वो अध्याय 3 है। एक मिनट, ये आपका 53 से लेके 75 तक है, और उसके बाद 76 से जो है आपका सामान्य अपवादों वाला जो है चैप्टर शुरू होगा। मतलब यही चैप्टर है, उसके बाद से जो है आपका सामान्य अपवादों वाला जो है चैप्टर शुरू होगा। अध्याय 3 है दंडों के विषय में। ठीक है, तो सेक्शन 53 देख लीजिए। सेक्शन 53 पहला सेक्शन है इस अध्याय का, दंड। दंड के बारे में कह रहा है, भाई दंड कितने प्रकार के होते हैं, कि दंडों के प्रकारों के बारे में जो है बताया गया है। तो दंड जो है 5 प्रकार के होते हैं इस धारा के तहत। इस धारा के तहत जो है कितने प्रकार के दंड है? 5 प्रकार के, 5 प्रकार के दंड है। ठीक है, 5 प्रकार के जो है इस धारा के अधीन दंड बताए गए। कौन कौन से दंड है सीधा सीधा देख लेते हैं। पहला तो मृत्यु है। ठीक है, मृत्यु दंड। दूसरा कौन सा दंड है आपका? दूसरा है आपका आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। ठीक है, तीसरा कौन सा है आपका दंड भाई? तीसरा है कारावास। कारावास, और इसके भी 2 प्रकार है, कठिन और सादा। कठिन भी हो सकता है और सादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके 2 प्रकार है कारावास के, कठिन और सादा। तो कारावास हो सकता है, तीसरा प्रकार हो गया। चौथा प्रकार क्या है? संपत्ति का समापन। का समापहरण। ठीक है, जब्ती कह लीजिए, जुर्माना कह लीजिए। ठीक है, संपत्ति का समापहरण। तो चौथा है ना सर? ठीक है, इसके अलावा कौन सा है लास्ट? जुर्माना। लास्ट कौन सा है? जुर्माना। तो ये 5 प्रकार के अपराध वर्तमान में है। कौन कौन से आपके? मृत्युदंड, आजीवन कारावास। कारावास 2 प्रकार का होता है, कठिन भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है।
संपत्ति का समापन यानी जब्ती भी हो सकती है, होती है ना कई बार संपत्ति की जब्ती, या फिर केवल जुर्माना, तो जुर्माने वाला अपराध भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि इसमें आप देखोगे तो 6 प्रकार, तो 6 में से भाई एक कौन सा प्रकार था जो हट गया, जिसका जो है एक कौन सा प्रकार था, आजीवन निर्वासन। इसमें एक आजीवन निर्वासन शामिल था, हालांकि कई देशों में आज भी है ये आजीवन निर्वासन, जिसको देश निकाला भी कहते हैं या काला पानी भी कहते हैं। भाई बताइए, वही मैं बता रहा हूँ, तीसरा नहीं है इसीलिए तो 5 हो गए। उसमें आप जब बैरेक में देखोगे उसमें कितने लिखे हैं, 6, 6 लिखे हैं ना किरम, क्यों लिखे हैं 6, क्योंकि भाई उसमें वो हट गया ना, ये वाला आजीवन निर्वासन हट चुका है, तो कितने बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के दंड बच रहे हैं, केवल 5 प्रकार के दंड बच रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो है हट गया है, ये वाला जो है आपका हट चुका है आजीवन निर्वासन। ठीक है, आजीवन निर्वासन जो है हट चुका है। आजीवन निर्वासन मतलब होता था क्या, देश निकाला, काला पानी, ठीक है, उसको कहते थे। कब हटाया गया जी, 1949 के अधिनियम क्रमांक 17 द्वारा, 1949 के अधिनियम क्रमांक 17 द्वारा, ठीक है, इसको हटाया गया है। पहले हुआ करता था, अब नहीं होता। ठीक है, पहले कभी हुआ करता था आजीवन निर्वासन, जो तीसरे क्लॉज में ही जो है आपको बताया गया था, आप कह रहे हो तीसरा नहीं था, ये तीसरा यही था, ये हट गया। अगर ये होता तो कितने होते, 6 होते प्रकार, चूंकि ये हट चुका है तो अब कितने प्रकार बचे हैं, 5 प्रकार बचे। ठीक है, आजीवन निर्वासन हट चुका है 1949 में, आपका जो है अधिनियम क्रमांक 1949 के अधिनियम क्रमांक 17 द्वारा इसको हटाया गया है। अब एक चीज और इसमें इसके साथ ही पढ़ लेना है, 53A इसी का है, ये निर्वासन का ही है, कह रहा है क्या होता है कि अब कोई चीज हट गई, उस अब तो चूंकि काफी टाइम हो चुका है तो आज ही निर्वासन शब्द अपने एक्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन जब कोई चीज हटती है तो कई जगह क्या होता है आजीवन निर्वासन शब्द लिखा हुआ, अब तो नहीं है क्योंकि हट गई तो आपको सजा तो होती ही नहीं है, तो वो आगे एक्टों में भी नहीं आती। लेकिन जब उस समय हटा होगा तो कुछ अपराध ऐसे भी होंगे जो आजीवन निर्वासन की लिखा होगा उन अपराधों में। जैसे मान लीजिए आज 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 तक था, और अगर उस समय भी कोई ऐसे कई अपराध होंगे ऐसे जिनमें आजीवन निर्वासन की सजा होती होगी, तो ये धारा 53 उसी के लिए जोड़ा गया है कि भैया जहां भी आजीवन निर्वासन शब्द आएगा, विधि के अधीन आजीवन निर्वासन शब्द आएगा, उस समय अब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, अब तो आजीवन निर्वासन की सजा ही नहीं होती, तो एक्ट में कहां से आएंगे। लेकिन जब हाल 1949 में जब हटाया गया होगा, उस समय कई सजाएं ऐसी होंगी जहां आजीवन निर्वासन जो है के प्रोविजन होंगे, स्वाभाविक सी बात है, एक्ट में होंगे। तो अब ये उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये धारा 53A जोड़ दी गई कि भाई आजीवन निर्वासन शब्द जहां आए हैं वहां फिर जब ये सजा समाप्त कर दी गई तो क्या अर्थ लगाएंगे, क्या ऐसा है कि भाई सजा खत्म हो गई यानी वो आदमी छोड़ दो, ऐसा हुआ क्या, बोले ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आजीवन निर्वासन खत्म कर दिया तो जिस व्यक्ति को आजीवन निर्वासन की सजा हुई थी या वो एक्ट में जो आजीवन निर्वासन की सजा आई है तो उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि सजा समाप्त है, ऐसा नहीं करेंगे हम। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो हमें जो है आजीवन निर्वासन का अर्थ जो है आजीवन कारावास लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। ठीक है, तो जहां भी आजीवन निर्वासन शब्द आया होगा उस समय, तो वहां आजीवन निर्वासन का अर्थ क्या लगाया जाएगा, आजीवन कारावास। तो इसीलिए अभी आपको ये एक्ट में देखने को नहीं मिलेगा आजीवन निर्वासन, क्योंकि अब तो जहां आजीवन निर्वासन भी होगा तो अब नए एक्ट कब से कितने हजारों छप गए होंगे, हजारों संस्करण छप गए होंगे, तो उनमें आजीवन निर्वासन की जगह अब क्या लिखा रहता है, आजीवन कारावास। तो अपन को ये भी नहीं समझ में आता कि कौन कौन सी सजाएं थी जहां आजीवन निर्वासन होता था, कुछ ना कुछ प्रोविजन जहां रहे होंगे जिनमें आजीवन निर्वासन की सजा होती होगी, उनका अर्थ क्या लगाएंगे हम, आजीवन निर्वासन। आजीवन निर्वासन का अर्थ जो है आजीवन कारावास लगाया जाएगा। ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखना, आजीवन निर्वासन का अर्थ क्या लगाया जाएगा, आजीवन कारावास। ठीक है, अब ये लघुकरण की बाद में पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज और, एक केस है इसमें, एक केस लिख लीजिएगा, महाराष्ट्र राज्य बनाम
महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्य ये दंडादेशों से ही संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य PIR 2019, सॉरी अभियुक्त, इसमें नाम नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य का, 1 मिनट इधर लिखें, इसको हटा के यहाँ अभियुक्त का इसमें नाम नहीं है, सीधा है अभियुक्त, अभियुक्त एक्स, ऐसे ही है केस। आप कहोगे क्या है अभियुक्त एक्स, उसका नाम नहीं, कोई कुछ मामले ऐसे होते हैं ना जहाँ नाम छिपाया जाता है, इसीलिए अभियुक्त एक्स बनाम वर्सेस क्या है, महाराष्ट्र राज्य। आप कहोगे भैया एक्स क्या, एक्स क्यों, कुछ मामले ऐसे होते हैं ना जहाँ नाम वगैरह प्रकाशित नहीं होते, तो हो सकता है ऐसा कोई मामला हो, तो अभियुक्त एक्स नाम से है ये, ठीक है। 2019 सुप्रीम कोर्ट का ही मामला है 2019 का। इस मामले में क्या कहा गया है, ये इसी से संबंधित है। जब दंडाधीश मजिस्ट्रेट साहब लिखते हैं ना, तो दंडाधीश में जब लिखते हैं तो उसमें मजिस्ट्रेट साहब अपनी राय लिखते हैं, ये लिखते हैं वो लिखते हैं, तो उसके बारे में इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया है कि विचारण न्यायालय के लिए अपने दंडादेशों के कारण लिखना आवश्यक है। मतलब जब भी कोई मजिस्ट्रेट किसी को दंडित करता है तो किस वजह से वो उसको दंडित कर रहा है, कारण लिखना जरूरी है, कारण लिखना आवश्यक है। मतलब ये नहीं कि हमने आपको मृत्युदंड दे दिया, या मृत्युदंड में तो आप जानते हैं, अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कारावास दे दिया, तो हम उसमें बस दे दिया, कोई कारण नहीं लिखा, तो मजिस्ट्रेट साहब के लिए उस कारण को लिखना जरूरी है कि कारावास की सजा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, और कारावास में भी कठिन कारावास दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, और सादा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट साहब को उसमें कारण लिखना पड़ेगा। परंतु प्रत्येक अवस्था में न्यायाधीश को अपनी व्यक्तिगत सोच एवं नैतिकता से संचालित होने से बचना चाहिए। साथ में ये भी कहा है, साथ में ये भी कहा कि प्रत्येक अवस्था में न्यायाधीश को अपनी व्यक्तिगत सोच एवं नैतिकता से, मतलब व्यक्तिगत उसमें नहीं उतरना चाहिए चीजें, मजिस्ट्रेट साहब को अपनी व्यक्तिगत सोच, मतलब आप क्या नजरिए रखते हैं उससे बचना चाहिए। और वास्तविकता में आजकल क्या हो रहा है, मजिस्ट्रेट भी व्यक्ति ही होते हैं, वो अपनी नैतिकता घुसेड़ते हैं, उसमें अपनी व्यक्तिगत राय घुसेड़ते हैं। आपको अपनी व्यक्तिगत राय नहीं घुसेड़ना है, आपका हो सकता है कोई मत रहा हो या कोई चीज रही हो, वो आप अपने पास तक, अपनी चीजों तक ही सीमित रखें। आप केवल लॉ और फैक्ट की बात करें, लॉ और फैक्ट क्या कहते हैं, बस उसी पे मामले का निराकरण करें, ये एक अच्छे जज की पहचान होती है। अब हो सकता है कि हम जज हैं, हम इंसान हैं, हो सकता है हमारी कोई राय हो सकती है किसी चीज के बारे में, अपनी व्यक्तिगत सोच हर किसी की होती है, हमारी भी हो सकती है, तो वो व्यक्तिगत सोच आप अपनी एक तरफ रखें, और जो भी फैसला करें वो क्या ऐसे करें, आप इससे करें, लॉ से करें। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक अवस्था में न्यायाधीश को अपनी व्यक्तिगत सोच और नैतिकता से संचालित होने से बचना चाहिए, मतलब व्यक्तिगत चीजें उसमें नहीं आना चाहिए, ठीक, और कारण लिखना चाहिए, ठीक है, वजह कारण लिखना चाहिए, कारण वो लीगली कारण, ठीक है, जो लीगली कारण है वो आपको लिखने चाहिए। जब भी आप किसी को दंडादेश करते हो, सजा सुनाते हो, तो कारण लिखना क्या है, अनिवार्य है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए निर्वासन हो गया और बाकी कुछ नहीं है। एक मिनट, चलिए 2 सेक्शन और देख लीजिए। आपके 2 सेक्शन कौन कौन से, 54 और 55, ये 2 और देख लीजिए, 54 55, सिंपल है, ये दंडादेशों के लघुकरण से संबंधित है? दंडादेशों के लघुकरण से संबंधित है, दोनों ही धाराएं लघुकरण है इसमें, ये दोनों धाराएं याद रखना है। काय का लघुकरण हो रहा है, सजाओं का। जो आपका 54 है वो मृत्यु दंड है, जिसके लघुकरण की बात कह रहा है, काय की, मृत्यु दंड की, ये मृत्यु दंड की लघुकरण मतलब काम करने की बात कह रहा है। और 55 जो है आपका आजीवन कारावास के दंडादेश के लघुकरण, ये आजीवन कारावास के जो दंडादेश है उसके लघुकरण की बात कह रहा है, ठीक है, मृत्युदंड और आजीवन कारावास के। तो इसमें दोनों में 2 बातें याद रखना है, दोनों सेक्शनों को एक साथ ले रहे, दोनों में एक बात आपको कॉमन याद रखना है कि जब भी, पहली बात तो ये आता है कि कौन कर सकता है मृत्यु दंडादेश, और इसका हर मामले में जिसमें मृत्यु दंडादेश गया है उस दंडादेश संपत्ति के बिना समुचित सरकार,
तो सबसे पहले तो दोनों के लिए एक याद रखना कि जो लघुकरण कौन कर सकता है, समुचित सरकार। ये याद रखना है दोनों के मामले में, सरकार कि दंडादेशों का लघुकरण कौन कर सकता है, समुचित सरकार। अब समुचित सरकार कौन होती है, समुचित सरकार में दोनों सरकारें शामिल होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जैसी भी स्थिति हो, अगर केंद्र का मामला है तो केंद्र सरकार, और राज्य का मामला है तो राज्य सरकार। ऐसा मामला है जिसमें राज्य विधि मतलब राज्य के अंदर में आता है तो राज्य सरकार कर सकती है लघुकरण, और अगर ऐसा मामला जिसमें केंद्र की दखलंदाजी रहती है तो भाई केंद्र सरकार कर सकती है। तो समुचित सरकार कर सकती है लघुकरण, चाहे वो मृत्युदंड हो चाहे वो आजीवन कारावास हो, ठीक है। तो शब्द याद रखना, कौन सी सरकार कर सकती है लघुकरण, समुचित सरकार। ठीक, ये खत्म हो गया। अब बात आती है भाई, जब सरकारें, समुचित सरकार की बात कर रहे हैं, जब सरकारें किसी अपराध का जो है लघुकरण करती हैं, उनको कम करती हैं, तो उनको कम करने में क्या जो अभियुक्त है या कह लीजिए जो अपराधी है, क्या उसकी सहमति आवश्यक है, भाई उसकी सहमति आवश्यक नहीं। ये भी याद रखना, अपराधी की सहमति के बिना भी कर सकती है, सहमति के बिना। ये याद रखना है भाई, सहमति का कोई मतलब नहीं कि भैया सरकार आपसे सहमति लेने जाए, आपने अपराध किया है तो आप कम कराना चाह रहे हो, को नहीं कराना। सरकार को लगता है तो कर सकती है, आपकी सहमति की आवश्यकता नहीं है उससे, कि आप कह रहे हो नहीं हम तो रहेंगे पूरे साल ही रहेंगे, हमें नहीं कराना माफ, भले ही आपको ना कराना हो, सरकार को करना है, समुचित सरकार को तो करेगी, वो उसमें सहमति का कोई फंडा नहीं है। ठीक है, तो याद रखना सहमति के बिना कर सकती है सरकार, उसमें सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है इन लोगों की। जो अपराधी है उसकी सहमति की जरूरत नहीं होती सरकार को, सरकार करना चाहे तो कर सकती है। ठीक है, मृत्यु दंडादेश की बात कर लें कि भाई मृत्यु दंडादेश को कैसे सरकार जो है लघुकृत कर सकती है, तो मृत्यु दंडादेश को जो है किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकती है। मृत्यु दंड को लिखा है किसी अन्य दंड में, किसी अन्य दंड में। ठीक है, ये कह रहा है मृत्यु दंडादेश जो दिया है उस मामले में किसी भी दंड में लघुकृत कर सकती है सरकार। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश दिया है तो सरकार कौन सा दंड दे सकती है, कोई सा भी दंड दे सकती है। मृत्यु को आजीवन में बदल दिया, 10 साल में बदल दिया, है ना, जो भी दंड देना चाहे उसको में कर सकती है सरकार। मृत्यु दंडादेश अगर किसी व्यक्ति को दिया है तो किसी भी दंड में बदल सकती है। ठीक है, ये याद रखना, मृत्यु दंडादेश उसको किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकती है। तो यहाँ लिखा है किसी अन्य दंड में, मृत्यु दंडादेश को किसी अन्य दंड में बदल सकती है। अब बात आती है भाई आजीवन कारावास को कितने दंड में बदल सकती है। मृत्यु दंड का तो समझ में आएगा कि किसी भी दंड। अब बात आती है आजीवन कारावास की, 55 की, भाई 55 में ही है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास, तो ये कह रहा भाई आजीवन कारावास को कितने में कम कर सकती सरकार, कितना कम कर सकती। इसमें किसी भी दंड कह दें, इसमें किसी भी दंड वाली बात नहीं आएगी। इसमें जो है आजीवन कारावास के दंडादेश को जो है 14 वर्ष से अनधिक अवधि के किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकती है। 14 वर्ष तक, ये याद रखना है, 14 वर्ष तक के किसी भी भांति का मतलब है कठोर या सादा जैसा भी। ठीक है, 14 वर्ष तक के कारावास में बदल सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। मृत्यु दंडादेश की तो यह बात है कि भाई उसको किसी भी दंडादेश में बदल सकती है सरकार, लेकिन आजीवन कारावास में ये लिखा है कि भाई 14 वर्ष तक के किसी भी कारावास में बदल सकती है सरकार। 14 वर्ष तक कर सकती है सजा आजीवन कारावास को, मतलब अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हुई है तो सरकार कह सकती है कि भाई 14 वर्ष तक का आप कठिन कारावास भोगेंगे, सरल भोगेंगे, या जैसा भी सरकार चाहे, समुचित सरकार वैसा बदल सकती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि आजीवन कारावास को सरकार कितने में लघुकृत कर सकती है, 14 वर्ष तक। ये सबको याद रहता है। अब यहाँ ध्यान रखना कि मृत्यु दंडादेश को किसी भी दंडादेश में बदल सकती है, मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में बदलेगी ऐसा नहीं लिखा कि मृत्यु दंडादेश से तो आजीवन ही कारावास बदल सकती है, बोले उससे कम नहीं करेगी ना, किसी भी दंड में बदल सकती है। मृत्यु दंडादेश को किसी भी दंड में बदल सकती है, तो ये याद रखना, ये सबको याद रहता है। आजीवन कारावास को 14 वर्ष तक के कारावास में सरकार जो है, सरकार मतलब समुचित सरकार जो है बदल सकती। अब समुचित सरकार की बात आ रही, 55A में इसका अर्थ लिखा है समुचित सरकार का। समुचित सरकार का अर्थ कहाँ लिखा है, आपके 55A में लिखा है। समुचित सरकार मैंने बताई है कि केंद्र की उन मामलों में जहाँ कोई मामला ऐसा है जो केंद्र सरकार तक सीमित है, तो है उन मामलों में, जैसे कि मृत्यु दंडादेश है और वो अपराध, इसके जैसे मृत्यु दंडादेश वाले मामले स्वाभाविक सी बात है उसमें जो है केंद्र सरकार ही करती है फैसले। इसके अलावा जो है संघ, जो आपके क्या कहते हैं, संघ विषय से संबंधित कोई मामले होते हैं, संघ क्षेत्र से संबंधित कोई मामले होते हैं, वो उन मामलों में केंद्र सरकार हो जाती है। इसके अलावा
उन मामलों में जिसमें राज्य विधि के अधीन कोई दंडनीय अपराध होते हैं, तो उसमें राज्य सरकार उसका जो है अर्थ लगाया जाता है। ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखना, मृत्यु दंड की बात जो अपन कल ही देखेंगे। मृत्यु दंड की जो बातें थी ना कि भाई कारण की बात अपन ने लिखा था कि न्यायालय को कारण लिखना अनिवार्य है। एक चीज और याद रखना, अगर जो न्यायालय है अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दे रहा है तो ऐसे में कारण लिखना अनिवार्य है, लिखना ही पड़ेगा मजिस्ट्रेट को। ये अनिवार्य बना दिया गया है 1955 से। 1955 से पहले ये अनिवार्य नहीं था। मृत्यु दंड के मामले में अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा मजिस्ट्रेट साहब देते हैं तो कारण लिखना अनिवार्य है। ये कब से अनिवार्य बना दिया गया? 1955 से। 1955 से पूर्व ऐसी स्थिति नहीं थी कि कारण लिखे जाएं, लेकिन 1955 के बाद ये स्थिति बना दी की है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब मृत्यु दंड की सजा देंगे तो कारण लिखना अनिवार्य है। हर हालत में उनको कारण लिखने ही पड़ेंगे। अब मृत्यु दंड से संबंधित कुछ केस और हैं, वो भी लिख लीजिए। एक है जगमोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये इंपॉर्टेंट केस है। जगमोहन वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है। जगमोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973, 1973। जगमोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973। जगमोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973 का जो मामला है वो मृत्यु दंड से संबंधित है। अब आप कहोगे मृत्यु दंड से संबंधित है, क्या कहा गया है इसमें? इसमें कहा गया है कि भैया समाज के हित में है कि मृत्यु दंड बना रहे, उसको समाप्त ना किया जाए। इस बात में क्या कहा गया कि समाज के हित में है मृत्यु दंड, मृत्यु दंड होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कई देश जो है मृत्यु दंड का विरोध करते हैं कि भाई मृत्यु दंड नहीं होना चाहिए, अपराधी को खत्म क्यों करते हो, अपराध को खत्म करो। एक धारणा है कि अपराधी को खत्म करने से अपराध नहीं मिटता, अपराध को खत्म करिए, अपराधी अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो अपराधी को खत्म नहीं करना, अपराध को खत्म करना है, उसकी भावना को खत्म करना है। तो इस सिद्धांत पे दुनिया चलती, कई कई देश चलते हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं, भाई मृत्युदंड नहीं होना चाहिए। तो हमारा इंडिया कहता है जगमोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट का वाद है, जिसमें कहता है कि मृत्यु दंड का बना रहना समाज के हित में। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनको मरना जरूरी है, उनको मृत्यु दंड देना जरूरी, हमारा भारत मानता है ऐसा। इसके अलावा है रामेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, रामेश्वर वर्सेज, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य का बात है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का, ये भी 1973 का ही है, ये भी 1973 का है। ये भी जो है इसमें न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर थे, क्योंकि प्रत्येक महात्मा का एक अतीत होता है और प्रत्येक अपराधी का एक भविष्य होता है। इस बात में ये इसमें इसी बात में कहा है। ये न्यायमूर्ति कृष्णा कृष्णा जी थे ये। ठीक है, कृष्णा अय्यर, आपने नाम भी सुना होगा, अय्यर, अय्यर है ये। इनने क्या कहा, इनने ये कहा है, सुन लीजिए इसने, इन्होंने कहा है क्योंकि प्रत्येक महात्मा का एक अतीत होता है। प्रत्येक महात्मा, प्रत्येक महात्मा मतलब ये है कि आज जो साधु संत आपके सामने बैठे हुए हैं ना, उनका एक अतीत है, उनका एक अतीत है। तो इन्होंने यही कहा कि प्रत्येक महात्मा का एक अतीत होता है और प्रत्येक अपराधी का एक भविष्य होता है। जो आज बुरा आदमी है उसका एक भविष्य भी है। ठीक है, अतीत होता है, भविष्य होता है। अतः आपराधिक व्यक्तियों को, चोला धारण किए व्यक्ति को समाप्त मत करो, बल्कि उनके पतन को खत्म करो। क्या मतलब क्या है इन्हें, मतलब सीधा सीधा उसका मतलब ये कहा है कि हर आदमी का एक भविष्य है और हर आदमी का एक भूतकाल होता है। ये महात्मा जी आज हैं, हो सकता है कि जब इनका पूर्व पीछे हम जाएं देखें तो हो सकता है ये चोर उचक्के रहे हों, आज ये महात्मा बन गए। तो ऐसा नहीं कि कोई चोर उचक्का आज है तो वो कल महात्मा नहीं बन सकता, मतलब वो कोई एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। यही कहने का अर्थ उनका यही था कि आज मान लो हम चोर उचक्के हैं या गलत इंसान है तो जरूरी नहीं कि हम हमेशा ही गलत रहेंगे, हो सकता है कि भविष्य में हम एक अच्छे इंसान बन जाए। तो हर इंसान का एक अतीत होता है और हर इंसान का एक भविष्य होता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी क्या किया, इस जो है आपका जो इसका विरोध किया, काय का उन्होंने विरोध किया, ये आपका मृत्यु दंड का, मृत्यु दंड जो दिया जाता है उसका विरोध किया है उन्होंने कि नहीं, ये हमने कहा ना मृत्यु, तो इसमें मृत्यु दंड का उन्होंने विरोध किया कि मृत्यु दंड बोले गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा भैया अपराध को खत्म करो, अपराधी को खत्म करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है?
क्योंकि उन्होंने कहा हर आदमी का भविष्य होता है और एक भूत भी होता है। जो आदमी आज बुरा है हो सकता है कल अच्छा हो जाए, है ना। तो इसीलिए उन्होंने इसमें क्या किया, मृत्युदंड का उन्होंने अपनी राय रखी है, विरोध किया उन्होंने, माला गलत है, बोले नहीं होना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। बोले उन्होंने कहा कि भैया अपराधी को खत्म क्यों करते हो, अपराध को खत्म करो। ठीक, एक केस और है राजेंद्र, ये भी तीनों उत्तर प्रदेश के मामले हैं। राजेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और ये है 1979, ये 1979 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है। राजेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1979 सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी ये भी मृत्युदंड से संबंधित। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि मृत्युदंड वहां दिया जा सकता है जब समाज का अस्तित्व ही खतरे में हो। इसमें एक लाइन जरूर जोड़ दी कि मृत्युदंड वहां दिया जा सकता है जहां समाज का अस्तित्व ही खतरे में हो, समाज का अस्तित्व ही खतरे में है। ये मतलब ये कह रहा है कि भैया जब अत्यंत आवश्यक हो जाए कि भैया उसको मारना जरूरी है, नहीं तो समाज का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा, तभी मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं दिया जाना चाहिए। और आप जानते ही बच्चन सिंह तो है ही हमारे, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ये क्या कहता है कि भाई विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए, रेयर ऑफ द केस। बच्चन सिंह का मामला तो है ही, वो तो आपको याद रखना ही है। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 का मामला। इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि विरल से विरलतम मामलों में, मतलब जब अति आवश्यक हो जाए तभी आपको क्या करना है, किसी व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाना है, सूली पर चढ़ाना है, अन्यथा नहीं। हर मामलों में नहीं, जब बहुत ही रेयर हो। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत में बहुत ही कम केसेस होते हैं जहां आपको देखने को मिलता होगा कि किसी व्यक्ति को हत्या के लिए मृत्युदंड दिया गया। पूरे साल में आप निकाल के देखोगे तो मुश्किल से 2-4 मामले ही होते हैं, या कभी कभी वो भी नहीं होते, किसी साल में वो भी नहीं होते। अधिकतम जो देखा जाता है कि मृत्युदंड की जगह जो है आजीवन कारावास दे दिया जाता है। तो मृत्युदंड विरल से विरलतम मामलों में जो है दिया जाता है। बस आज इतना ही लिखने दीजिए। दंडावधियों की भिन्न जो है कल पढ़ेंगे, क्योंकि 56 जो है निश्चित है, एक समाप्त है, उसके बाद 57 है जो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।